प्रिय छात्रों, राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो जेपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी भी राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के लिए अभ्यासरत हैं, उनके लिए विशेषकर मैं जेपीएससी के संदर्भ में बात करूं। जेपीएससी के मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, विशेषकर इतिहास विषय पर, उस पर कई शीर्षक आपके सिलेबस में दर्शाए गए हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मैं बात करूं तो एक शीर्षक आपको मध्यकालीन भारत में इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें मराठों के उत्कर्ष और शिवाजी की उपलब्धियों के साथ साथ मराठों के पतन के बारे में भी जानकारी आपकी हासिल करनी है। और संभवतः इस हिस्से को भी दृष्टिगत रखते हुए मुख्य परीक्षा में कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यदि इस विषय पर ऐसा कोई प्रश्न संभावित हो जिसमें पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण करें, तो आपके पास इस संदर्भ में एक समुचित और एक विधिवत जानकारी होनी चाहिए, क्रमबद्धता के साथ, जिसे आप प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए आज इसी प्रश्न की व्याख्या मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इससे पूर्व मैं मराठों के साम्राज्य या उसके उत्कर्ष की आपको उसके बारे में ब्यौरा दे चुका हूं। आज मैं उसके पतन के कारणों पर दृष्टिपात करूंगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा के लिए दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं, वो मनोयोग से सुनेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो चलिए आप लिखेंगे प्रश्न के जवाब में कि 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण से ही मराठों ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य के विकट परिस्थिति से अपनी इस शक्ति को संगठित करते हुए वे शीघ्र ही भारत के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बन गए थे। उन लोगों ने मुगलों को अपदस्थ कर हिंदू का पद, जिसे बादशाही की स्थापना करने की भी चेष्टा की थी। परंतु पानीपत की जो तृतीय युद्ध हुआ था, जो आपको पता है 1761 ईस्वी में हुआ था, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अपनी करारी हार ने उनके सपनों को एक तरह से चकनाचूर कर दिया था। फिर भी मराठे हताश नहीं हुए थे। उन्होंने पुनः अपने आप को संगठित कर बाद के जो प्रतिद्वंदी जिनको ये मिले, अर्थात अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को रोकने का इन्होंने भरसक प्रयास किया। लेकिन इस प्रयास में भी वे कुल मिलाकर के असफल ही साबित हुए। तो ऐसी स्थिति में यह जानने की जिज्ञासा बढ़ती है कि आखिर मराठाओं के असफलता के कारण क्या थे। तो चलिए मैं क्रमबद्धता देते हुए आपको बारी बारी से उन कारकों पर आपको विचार कराता हूं, और परीक्षा में आप इसी तरह से पैराग्राफ वाइज उन कारकों को अर्थात कारणों को दर्शाएंगे। पहला कारण जो प्रतीत होता है वो है मराठी सरदारों का असंगठित होना। तो मराठा के पतन का सबसे प्रमुख कारण मराठा सरदारों में व्याप्त फूट एवं एकता की भावना का अभाव था, और जिसके कारण मराठे मंडल के जो भी सदस्य थे, जैसे होलकर थे, सिंधिया थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे, है ना, हालांकि ये मराठा जो पेशवा हुआ करते थे उनको अपना प्रमुख मानते जरूर थे और मराठा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध भी रहते थे, लेकिन मौका पाते ही इन लोगों ने साम्राज्य की सुरक्षा के बदले अपने व्यक्तिगत हित और स्वार्थों पर ही अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था, और प्रत्येक मराठा सरदार अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करने में ही लगे हुए थे। फलस्वरूप आपसी स्वार्थों की जो टकराहट होती थी, है ना, ऐसा उनमें अक्सर हुआ करता था, और प्रत्येक मराठा सरदार पेशवा पर अपना एक अधिक से अधिक निजित्व दिखा करके प्रभाव दिखाने की चेष्टा करता था। इतना ही नहीं, पेशवा भी एक सरदार के विरुद्ध दूसरे को और दूसरे सरदार के विरुद्ध तीसरे को उस्काया करता था। तो ये स्थितियां जो बनी थी, ये शिवाजी के समापन के अर्थात शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों में ये विकृत परिस्थितियां देखने को मिली थी। परिणाम स्वरूप वैमनस्य एवं फूट का वातावरण उस दरमियान सरदारों के बीच में व्याप्त था, और मराठे कभी भी संगठित होकर अंग्रेजों का अंततः तक
मुकाबला नहीं कर सके। ये था एक पहला कारण। और चलिए एक दूसरे कारण पर भी नजर देते हैं, अर्थात प्रशासनिक दुर्व्यवस्था को भी आप एक महत्वपूर्ण कारण मानिएगा मराठों के पतन का। आगे लिखते हैं हम कि मराठों के पतन का दूसरा प्रमुख कारण उनकी प्रशासनिक दुर्बलता थी। शिवाजी के एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था ने जो नींव डाली थी, परंतु उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों ने इस व्यवस्था को ना तो बनाए रख सके और ना ही स्वयं कोई दूसरा अनुकूल माहौल वे लोग अपने से भी विकसित कर पाए, क्योंकि उनका अधिकांश समय लूटपाट और युद्ध जैसी स्थितियों में ही व्यतीत होता था। इसलिए नागरिक शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था, औद्योगिक और व्यापारिक विकास के तरफ मराठे आवश्यक जरूरत नहीं समझते थे कि उन पर ध्यान दिया जाए, और जनता का भी उनसे बिल्कुल एक प्रकार से संपर्क टूटता चला जा रहा था। ऐसी स्थिति में नागरिक का जीवन भी एक तरह से असुरक्षित हो गया था, और आर्थिक कमजोरी के चलते वे हमेशा ही उचित और अनुचित तरीके से धन इकट्ठा करने की, है ना, व्यवस्था दिखाते थे। इस प्रक्रिया में जनता पर अत्याचार भी किया जाता था। फलतः सरकार को विपत्ति के समय ना तो जन समर्थन प्राप्त होता था और न ही प्रशासनिक सहायता ही मिल सकती थी। तो ये जो प्रशासनिक दुर्बलता जो है, दुर्व्यवस्था जो है, ये किसी भी शासन का एक मतलब कि पतन का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। आगे अब तीसरे कारण की ओर चलते हैं तो आपको समझ में आता है योग्य नेताओं का अभाव। तो प्रारंभ में तो कहा जाए कि मराठों के बीच अनेक साहसी एवं प्रतिभा संपन्न नेता हुए थे, जिन्होंने मराठा शक्ति के उत्थान में अद्भुत योगदान दिया था, और उन लोगों ने मराठों को के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी जमकर एक तरह से प्रसारित किया था। लेकिन 18वीं शताब्दी की मैं बात करूं, 18वीं शताब्दी में यदि मराठा शक्तियों के विकास में यदि प्रमुख शख्सियतों के योगदान की बात करूं तो उसमें बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल 1713 से लेकर 1720 अवधि तक था। उसी तरह से बाजीराव प्रथम की बात में करूं तो बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से लेकर 1740 तक था। इसी तरह बाजीराव की बात करूं 1740 से लेकर 1764। इस तरह के जो पेशवा थे ये काफी श्रेष्ठ किस्म के थे। खासकर मैं बालाजी बाजीराव की बात करूं, ये सारे इस पेशवाओं में सबसे श्रेष्ठ थे। तो इस तरह के योग्य पेशवा, और इतना ही नहीं, मल्हार राव होलकर की बात की जाए, सदाशिव राव भाऊ की बात की जाए, महादजी सिंधा की बात की जाए, अहिल्याबाई होलकर की बात की जाए, नाना फडणवीस की बात की जाए, इस तरह के जो शख्सियत थे, इन योग्य नेताओं ने शासन को मजबूती दिलाने के लिए अर्थात साम्राज्य के विकास में एक तरह से बहुत ही मजबूत आधार प्रदान किया, है ना। लेकिन वहीं पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, उस हार के बाद, जो कि 1761 ईस्वी में आपको पता है, उस वक्त के बाद मराठों में योग्य नेतृत्व का अभाव देखने को मिला। नाना फडणवीस हालांकि मराठों की एकता बनाए रखने का एक मुमकिन प्रयास किए, लेकिन 1800 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात ना तो पेशवा और ना ही दूसरे कोई मराठा सरदार मराठों की एकता बनाए और बचाए रखने में कामयाब हो सके। आपसी स्वार्थों की टकराहट और प्रतिद्वंदिता ने उन्हें एक दूसरे से एक दुश्मन बना दिया था, और अंततः यही हुआ कि वे दुश्मन तक को से भी सहयोग लेने के लिए बाध्य होने लगे। तो ऐसी स्थिति में संगठित होकर वे अंग्रेजों का मुकाबला अंत तक नहीं कर सके, और अंग्रेजों ने उनकी ऐसी ही फूट का लाभ उठाया। तो मैं इसे योग्य नेताओं के अभाव के संदर्भ में मराठों के पतन को मैंने अभी तक बताया आपको। अगले कारण की ओर आपको ले चलता हूं, और वो होगा मराठा सरदारों में आपसी प्रतिस्पर्धा। तो शिवाजी के शासनकाल तक अर्थात 1680 तक का कार्यकाल और उसके बाद के, है ना, परवर्ती शासकों में से जो आरंभिक शासक थे उनके बाद की छोड़ दी जाए तो मराठा सरदारों में आपसी प्रतिस्पर्धा भी उनके पतन में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई। सामंती भावनाओं और उद्देश्यों से प्रेरित होकर वे सदैव एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। वे पेशवा की शक्ति को नाम मात्र ही मानते थे,
अर्थात ऐसी स्थिति में केंद्रीय शक्ति कमजोर होती चली गई और कमजोरी के बाद विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल होती चली गई और प्रत्येक मराठा सरदार अपनी हितों की सुरक्षा में ही लगातार लगा रहते थे। इतना ही नहीं, मराठों में राष्ट्रीयता की भावना भी कुल मिलाकर के नष्ट सी हो गई थी। तो इसका असर यह हुआ कि उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध, जिसकी चर्चा आप इतिहास में देखे हैं, उसमें भी सभी सरदारों ने एक तरह से एकजुट होकर के मराठा शक्ति को समृद्धि या फिर ताकत नहीं दे पाए और उन्होंने अंग्रेजों का प्रतिरोध तक ठीक से नहीं कर पाए। जैसे कि 1773 से 1774 ईस्वी तक जो राघोबा का समय था, वो जो कि उत्तर भारत में मराठों के साम्राज्य विस्तार के प्रमुख कारक बने थे, वो भी अंग्रेजों के शरण में उनको जाना पड़ा। इस तरह से द्वितीय मराठा जो युद्ध हुआ था, है ना, उसमें भी आप देखेंगे 1803 और 1806 के बीच में जो अवधि हुई थी आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें बहुत देखा जाए तो बहुत समय तक होलकर युद्ध से अलग रहे थे। इतना ही नहीं, जो तृतीय मराठा युद्ध हुआ था उसमें जो कि 1817-1818 के अवधि में हुआ था, उसमें गायकवाड़ और सिंधिया भी अपने आप को युद्ध से अलग कर चुके थे। तो ऐसी स्थिति में ये स्थितियां जो थी, उनके बिखराव उनके लिए घातक सिद्ध हुई और शीघ्र ही उनकी शक्ति धीरे धीरे छीन पड़ती गई। इसके अलावा अगर अन्य कारकों की बात मैं करूं तो उच्च आदर्शों का परित्याग भी एक प्रमुख कारण में गिना जाएगा। चलिए इसकी भी थोड़ी चर्चा कर ले। तो शिवाजी ने अपने शासन काल में जो चारित्रिक बल, साहस, संयम और कर्मठता इत्यादि के आधार पर महाराष्ट्र के लोगों को जो एक राष्ट्र और मराठा जाति के रूप में संगठित किया था, उनके आदर्श अत्यंत उच्च थे और वे उनका पालन भी बड़ी ईमानदारी से करते थे। दुर्भाग्यवश बाद के मराठा वे उनके आदर्शों को पालन करने में असमर्थ हो गए और उनकी जीवन जो है सो भोग विलास, षड्यंत्र और स्वार्थ में ही बिल्कुल एक तरह से वे संलग्न हो गए। उनका बुरा प्रभाव ये पड़ा, जनसाधारण पर उनका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। प्रशासनिक व्यवस्था ढीली पड़ जाने के कारण जनता को ही अत्याचार झेलना पड़ा, है ना, और अनंत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फलतः जनता उदासीन हो गई और निष्क्रिय सी हो गई और कोई भी राष्ट्र जन समर्थन के अभाव में नहीं टिक सकता है, जो कि सर्वविदित सत्य है। यही बात उस वक्त मराठों के समय काल में भी लागू हुई। तो मैंने अभी जो उच्च आदर्शों के परित्याग को एक महत्वपूर्ण कारण बताया मराठों के पतन का, इसे भी आप अपने आंसर पुस्तिका में दर्शाएंगे। अगले कारण के रूप में आप देशी शक्तियों के सहयोग के अभाव को भी दर्शा सकते हैं। तो आप लिखते हैं कि मराठों की नीति के चलते उन्हें तत्कालीन देशी शक्तियों को अपने उस मुसीबत में भी सहयोग नहीं मिल सका था। जैसे कि मराठों ने मैसूर के शासकों की बात मैं करूं तो हैदर अली और टीपू, इसी तरह हैदराबाद के निजाम को भी आवश्यकता पड़ने पर मदद नहीं दे करके एक तरह से कहा जाए तो भारी भूल कर गए थे। अगर मराठों ने उस समय इनकी सहायता कर दी होती तो संभवतः आंग्ल मराठा युद्ध के समय मैसूर के शासक और निजाम के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ इनके युद्ध में, है ना, इनको सहयोग मिल जाता। लेकिन वैसी स्थिति में अंग्रेजों की हालत और पतली हो चुकी होती। लेकिन मराठों के अदूरदर्शिता और नासमझी ने उन्हें देशी शक्तियों के सहयोग से भी कुल मिलाकर वंचित कर दिया था। इतना ही नहीं, फ्रांसीसियों की भी मदद मराठी जो है प्राप्त करने में असफल रहे थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के समक्ष टिक पाना मराठियों के लिए कुल मिलाकर के असंभव सा हो गया था। हालांकि फ्रांसीसियों ने अपनी सेना को आधुनिक स्वरूप देने के लिए प्रयास किया था, फिर भी उसमें अब तक की पूर्णता उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी थी। मराठों ने समुद्री बेड़े के विकास में भी तत्परता नहीं दिखाई। फलस्वरूप वे युद्ध में अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। तो ये भी, इन कारणों को भी आप विधिवत अपने उत्तर पुस्तिका में दर्शाएंगे। आगे आप लिखते हैं,
गुप्तचर व्यवस्था का अभाव, इसे भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आगे आप लिखते हैं कि सैनिक दुर्बलता के साथ साथ मराठों की गुप्तचर व्यवस्था भी कमजोर थी। उन्हें अंग्रेजों की सैनिक कार्रवाइयों का पता तक नहीं चल पाता था, जबकि अंग्रेज मराठों की प्रत्येक गतिविधि, यहां तक कि उनकी सेना में सैनिकों की संख्या कितनी है, उनके पास अस्त्र शस्त्र कितने हैं, इस संदर्भ में पूरी जानकारी रखकर उसके अनुरूप ही वे अपनी रणनीति बनाते थे। और ऐसी स्थिति मराठों की हार निश्चित सी हो गई थी। अगर इसके अलावे यदि मैं बात करूं अन्य कारणों को की, तो राजपूत रियासतों के साथ शत्रुता भी उनकी थी। तो राजपूत रियासतों के साथ शत्रुता के संदर्भ में कहा जा सकता है कि राजपूत 18वीं शताब्दी में भी भारतीय राजनीति के प्रमुख शक्ति थे, और प्रारंभिक मराठा शासकों ने उनके महत्व को समझकर उन्हें जरूर अपने सदैव अपने मित्र बनाए रखा था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के समय इस नीति में एक तरह से कहा जाए तो परिवर्तन आ गया था, और मराठा सरदारों ने राजपूत राज्यों तक से चौथकर, जो कि वो अपने समय में अर्थात शिवाजी के समय में सिर्फ मुगलई कर मुगलों से वसूला जाता था, वो राजपूत राजाओं तक से चौथ नामक कर वसूलना शुरू कर दिए थे। तो ऐसी स्थिति में राजपूत राज्यों को भी जी भरकर उनके द्वारा लूटा गया। फलतः राजपूत भी मराठा के दुश्मन बने रहे, और वे मराठों को अंत तक सहयोग नहीं कर पाए, बल्कि उनके उल्टे वे अंग्रेजों के उन्होंने सहयोग किया। इस तरह से देखा जाए तो कई कारण देखने को मिल रहे हैं जो मराठा के पतन के कारण हैं। एक और कारण देखा जा सकता है जिसको मैं कहूं सैनिक दुर्बलता। तो सैनिक दुर्बलता के अंतर्गत देखा जाए कि मराठों के पतन के लिए उनकी दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी उत्तरदायी थी। अर्थात मराठों ने छापा मार युद्ध रणनीति को छोड़कर, जो शिवाजी के समय था, छापा मार रणनीति को छोड़कर यूरोपीय पद्धति को अपना लिया था, परंतु उनमें वो इतने दक्ष नहीं थे, बल्कि अस्त्र शस्त्र युद्ध नीति वो अंग्रेजों के मुकाबले काफी कम पड़ गए थे, अर्थात कमजोर हो गए थे। इस तरह से देखा जाए तो मराठी शक्ति का जो पतन हुआ उसमें कई विभिन्न कारकों को अभी तक मैंने आपके समक्ष रखा, और इसके अलावा अन्य कारणों की ओर दृष्टि जानी चाहिए तो संक्षेप में आपको यह भी लिखा जाना चाहिए कि मराठी जो है सो एक तरह से सुरक्षात्मक युद्ध लड़ते थे, है ना। आक्रामकता वो अपने युद्ध में नहीं दिखाते थे, जिसके कारण वे युद्ध में हमेशा मतलब मुख्य धारा के सैनिकों की तरह अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। इसी तरह उन्हें तत्कालीन भौगोलिक परिस्थिति का भी एक तरह से पूर्ण ज्ञान नहीं था। तो ये तमाम परिस्थितियां जो है सो मराठों को यूं तक कहिए कि उसके पतन की ओर ले चली गई। तो इस तरह से यदि कोई परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको इतनी बातों को कहने के साथ साथ आपको एक मैप भी दर्शाना चाहिए, जिसमें मराठे साम्राज्य के विस्तार को आप विभिन्न एक साधारण सा मैप दर्शा करके अपने उत्तर पुस्तिका में दर्शा सकते हैं, है ना। और सारी बातों को क्रमबद्ध रूप से दर्शाने से पूर्व आप फ्लो चार्ट के जरिए यदि सभी कारकों को अर्थात पतन के कारकों को पहले लिख दे और उसके बाद सारे विवरण को प्रस्तुत कर दे, तो ऐसी स्थिति में आपकी सारगर्भित व्याख्या परीक्षक को बिल्कुल पसंद आएगी। तो आज मैंने मराठों के पतन के कारकों को दृष्टिपात करते उसको केंद्रित करते हुए आप तक मैंने व्याख्यान पहुंचाने का एक प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह आज का मेरा व्याख्यान पसंद आया होगा। यदि आपको आज मेरा व्याख्यान पसंद आता है या मैं नियमित रूप से आप तक इस तरह के प्रश्न और उसके उत्तर प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहूंगा, तो आप अपने मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें। कल मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आप तक उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।